नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। आज किसान दिवस है। सबसे पहले उस नेता को विनम्र श्रद्धांजलि जिसने किसानों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जिसके नाम पर आज हम किसान दिवस मना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी की, जिन्होंने किसानों के लिए लगातार संघर्ष किया। मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर आए, लेकिन संघर्ष किसानों के लिए ही करते रहे। जाहिर है कि उनको आज विनम्र श्रद्धांजलि देने का अवसर है और हमारे देश के प्रमुख नेता, प्रधानमंत्री से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ने उनको श्रद्धांजलि दी। और किसानों, संकट ये नहीं है, संकट ये है कि जो सपने हमारे उन नेताओं ने देखे थे जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया, वो सपने का सरकारें हमारी सच कर पा रही हैं। जो आज की वर्तमान सरकारें हैं, जो वर्तमान कानून हैं, जो हमारे बड़े नेता काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, क्या उन सपनों को सच करने की भूमिका हम सही दिशा में तय कर पा रहे हैं? ये हमारा मुख्य बिंदु होगा। और शुरुआत भी यहीं से करें। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। जो धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात हमारी पेट की आग बुझाने के लिए हमेशा मिट्टी में सने होते हैं, हमेशा बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, पानी में सने रहते हैं, खेतों में जमे रहते हैं, उनको भी नमन करने का वक्त है। हमारे साथ दो महत्वपूर्ण लोग हमारे साथ आज की चर्चा में उपस्थित हैं। देवेश चतुर्वेदी साहब हैं, जो अपर मुख्य सचिव कृषि हैं, जो कृषि विभाग का जितना अधिकतर कार्य है वो देख रहे हैं। और दूसरे हमारे साथ डॉक्टर रहीस सिंह जी हैं, स्तंभकार हैं। दो महत्वपूर्ण लोग हैं। चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर रहीस सिंह जी आपसे करेंगे और देवेश जी के ऊपर उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी, अभी इनसे भी तमाम सवालात होंगे कि किस तरीके से कृषि और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आज हम किसान दिवस मना रहे हैं, तब इसका भी मूल्यांकन करने का वक्त है कि हमारी सरकारें जो दिशा तय कर रही हैं किसानों के लिए, वो सही जा रही है। रामेंद्र जी, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से उस महान विभूति जिसने देश में 1939 से लेकर के और 1977 तक किसानों के लिए संघर्ष किया, उसको नमन करता हूं। देखिए, जो अभी आपने एक बात कही है, ग्राम देवता, तो कृषि एक प्रकार से हमारी अधिष्ठात्री है, गाय माँ की तरह है और वो लालन पालन करती है और कृषक अन्नदाता है। तो जाहिर सी बात है, उसको देखने का जो दृष्टिकोण है हमारा, वो मैं चौधरी चरण सिंह की बात से, मैं अभी सुन रहा था आते हुए, बीबीसी पर एक उनका था, उन्होंने कहा जो लोग कुर्सी पर बैठे इस देश की, अगर उनका कृषक के साथ और कृषि के साथ कोई कनेक्ट नहीं था, तो वो किसान की संवेदनाओं से कभी जुड़े नहीं। ये लंबे समय तक आप देखेंगे, कुछ एक को बीच में अगर हमारे शीर्ष नेतृत्वों को छोड़ दिया जाए, लाल बहादुर शास्त्री जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, तो कितने आप पाएंगे कि कृषि और कृषक से कनेक्ट रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर इन दोनों, यानी एक शीर्ष हमारे देश के का नेतृत्व कर रहे आदरणीय मोदी जी और प्रदेश का नेतृत्व कर रहे आदरणीय योगी जी, इनको देखिए, तो ये निचले जो सबसे पायदान है उस पर खड़े व्यक्ति के साथ भी सेंसिटिवली कनेक्ट है, संवेदनशीलता के साथ कनेक्ट है। तो ऐसी स्थिति में जब चरण सिंह जी ये कह रहे थे, पहली उनकी पुस्तक जमींदारी उन्मूलन पे थी, फिर उनकी दूसरी पुस्तक को आप पढ़ें तो जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी, छोटे छोटे खेतीहर थे, उन पर उनकी थी, मिडिल मैन को खत्म करने पर उनकी थी, कृषि आय बढ़ाने पर उनकी थी, कृषि अपग्रेडेशन पे थी, कृषि उत्पादकता में वृद्धि पर थी। इन चीजों को लेकर चौधरी चरण सिंह जी तब सोचते थे। बिल्कुल। लेकिन क्या 70 वर्षों में हुआ? उन्होंने जो सोचा, उनके बाद के 50 वर्षों में क्या उस तरह की चीजें हो पाई? ये पिछले 6 वर्षों से अगर आप देखें तो किसान को साथ वित्तीय समावेशन के साथ जोड़ा, बैंकिंग तंत्र के साथ जोड़ा, कृषि सिंचाई में जो अपडेशन हुआ उससे उत्पादकता बढ़ी और इनपुट कास्ट घटी, नीम कोटिंग यूरिया लाई गई, लाइनें खत्म हुई जो लगती थी और जो ब्लैक उससे बाजारी से वो खरीदते थे वो खत्म हुआ। तीसरी चीज किसान सम्मान निधि उनको दी गई। चौथी चीज अगर आप देखें, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना दिया गया। प्रदेश में ही अगर देखें, मुख्यमंत्री जी अभी वरासत को लेकर के अभियान चला रहे हैं, पैमाइश को लेकर अभियान चलेगा।
जो मुख्यमंत्री कृषि बीमा योजना थी उसमें बिचौलिया को खत्म करके सीधे शासन को। तो आप देखिए यहाँ राज्य और किसान या सरकार और किसान के बीच सरकार किसानों के अब पास कोई नहीं रहेगा। सरकार सीधे किसान के पास है और किसान सीधे सरकार के साथ है। तो ये एक बिग चेंज है, एक डायनामिक चेंज है जो इस सरकार ने किया। इसलिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं मैं समझता हूं प्रत्येक व्यक्ति को उन्हें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और सरकार के साथ चलना चाहिए। देवेश जी, प्रदेश की कृषि की बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। जाहिर है कि सरकार के बाद सबसे बड़े अधिकारी जो कृषि पूरा देखते हैं। क्या नीतियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के किसानों की जिंदगी में क्या बदलाव आया जो नीतियां सरकार लेकर आई? देखिए, सर्वप्रथम मैं उसी बात से जो हमें वक्ता ने शुरू किया तो उसी से आरंभ करता हूं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा आरंभ हुआ था, जो कि जिस पर बहुत सफलतापूर्वक चला था, जिसमें साइंटिफिक डिस्कवरीज को और इन्वेंशंस को हम लोगों ने एक्सटेंशन से जोड़ के हम लोगों ने जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसको पूरा किया था जी। अब जो स्थिति आ रही है कि फूड सिक्योरिटी में हम लगभग काफ़ी हद तक हम लोग उसके लक्ष्य को पूरा कर चुके हैं, लेकिन हमारी जो किसानों की आय को बढ़ाने का अब उद्देश्य पॉलिसीज में अब बदलाव ये आया है कि हम किसान की आय बढ़ाएं और उनको इतना आय बढ़ा दें, आत्मनिर्भर बना दें कि रूरल इकोनॉमी भी प्रॉस्पर करे जी। तो उसके लिए अगर हम हमें कृषक को हम एक एंटरप्रेन्योर की तरह लेते हैं तो आय कैसे बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी बढ़े जो पहले से चला आ रहा था जी, लेकिन साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जी। और उसके अलावा जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका मार्केटिंग बेहतर हो। तो ये जो तीन जो चीजें उससे आय बढ़ती है, तो ये सारी नीतियां जो अब हमारी हैं वो इन तीनों चीजों पे केंद्रित तीनों स्तंभों पर कि कैसे हम प्रोडक्शन को तो बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, ये तो चल ही रहा है, सतत है। कैसे मार्केट रिफॉर्म्स करके विपणन में सुधार करके हम उनको ज्यादा मूल्य दिला सकें और ऐसी चीज प्रोड्यूस करें जिसका मूल्य मिल सके। और तीसरा है कि हम कॉस्ट कम कर सकें। तो ये ब्रॉड स्ट्रेटेजी है जिसपे हम लोग कार्य कर रहे हैं और जितनी नीतियां हमारी चल रही हैं। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो बदलाव आया है वो है जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, जो बताया गया कि जो हम लोग बैंकों से जुड़े, हमारा जो जनधन अकाउंट था उसके आधार और जो हमारा मोबाइल के साथ जो ट्रिनिटी जो जुड़ी की, उसे पीएम किसान के माध्यम से, चाहे फसल बीमा योजना है, हमारे प्रदेश की पारदर्शी किसान योजना है जिसमें सारा जो अनुदान है वो डीबीटी के माध्यम से कृषकों को जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो पूर्व से में नहीं था, जो अब हम लोग कर रहे हैं। रही जी, चर्चा आज हम कर रहे हैं किसान दिवस पर। अगर किसान कहीं भी धरने पर बैठा है तो ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और देश के लिए भी चिंता का विषय है। क्या संकट क्या है? एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद फिर डेवलपमेंट पर ही आएंगे कि क्या संकट है। सरकार कह रही है जो भ्रम है वो विपक्ष का है और इसमें बिचौलिए इन्वॉल्व हैं। किसान अगर इस पूरे बिल को पढ़े, कानून को पढ़े तो ये सब उसके हित में है। इसको किस तरीके से परिभाषित करेंगे आप? रामन जी 2 मिनट लेंगे जी। पहली बात कही कि सरकार, देखिए सरकार कृषक के साथ है और मैंने पहले कहा वो संवेदनशीलता के साथ कनेक्ट है उससे। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि इस देश की खुशहाली खेतों से होकर जाएगी, लेकिन कैसे? अगर किसान समृद्ध नहीं है, अगर किसान खुशहाल नहीं है तो कैसे जाएगी? आप ये हमें बताइए कि वो 77 में जो बात कर रहे थे, जैसे वो रमला में जो चीनी मिल है उसको एक नया स्वरूप देना चाहते थे, दिया किसने आकर के? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने। इस बीच में क्यों नहीं दिया गया? तो आप जरा ये देखिए कि प्रधानमंत्री की एक मंशा है कि भाई किसान हमेशा इस बात के लिए सरकार पर निर्भर ना रहे कि सरकार हमें दे दे, तो सरकार उस पर निर्भर हो जाए, किसान को ऐसा बना दीजिए आप। मूल चीज ये है। तो यहां पर पहली बात यह आती है कि भी कृषक के पास टेक्नोलॉजी, कृषक के पास फाइनेंस, कृषक के पास एक संयुक्त कृषि सिस्टम हो और कृषक के पास मार्केटिंग प्लेयर की ताकत हो। तो ये आप चारों चीजें लाएंगे कहां से? अगर एक सीमांत किसान है जिसके पास मिनिमम वेजेस भी नहीं है, क्या वो इन्वेस्टमेंट इतना ला सकेगा? उसके लिए एक व्यवस्था की गई कि भाई हम आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विकल्प देते हैं, कंपलसरी नहीं, आपको ये ऑप्शन देते हैं। अच्छा लगे तो आप उसको ऑप्ट करें, नहीं अच्छा लगे तो मत करें जी। दूसरी चीज, पहले से ही प्रधानमंत्री
जो योजना एक आई थी जिसमें फूड प्रोड्यूसिंग जो लोग हैं वो एक ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है ना, FPI या FPC, तो उसको आप बना लीजिए। आप एक इंडस्ट्री के दर्जे में होंगे और आपको 15 लाख रुपए गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल एड देती है। आप स्वतंत्र उत्पादक बनिए और अब आप इन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ या जो भी आपके पास आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर, आप बार्गेनिंग पावर डेवलप करके करिए, आप फायदे में रहेंगे। नंबर 2, जब आप उत्पादन करने लगे तो उत्पादन के बाद आपको बेचना है। APMC मंडियां हमारी कब से बनी? 70 के दशक से बनी। लेकिन किसान अब बीच में किससे फंसा? भाई साहूकार से फंसा और बेचने के लिए मंडी में जो एजेंट है उससे फंसा। तो ये मिडिलमैन ने तो कभी उसको छोड़ा ही नहीं। और सरप्लस जो उत्पादन हुआ, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आप देखिए कि आपने जो कृषि क्रांति हुई, सरप्लस प्रोड्यूस किया, लेकिन उस सरप्लस प्रोड्यूस के अनुपात में क्या सामान्य किसान समृद्ध हो पाया? क्या सामान्य किसान की इनकम बढ़ पाई? नहीं बढ़ पाई। क्यों? क्योंकि मिडिलमैन उसको हावी रह गया। बिल्कुल। अब उन्होंने क्या किया कि भाई आप मंडी तो रहेगी ही रहेगी, हम आपको समानांतर विकल्प जो है वो प्राइवेट मंडी का भी देते हैं ताकि आप बार्गेन कर सकें। आप इसको बेचेंगे या इसको बेचेंगे, क्योंकि अगर एक विक्रेता है और 2 खरीदार है तो विक्रेता हमेशा इकोनॉमिक फंडे के हिसाब से बार्गेनिंग पावर उसके पास ज्यादा होती है। तो ये आपको विकल्प दिया। तीसरी चीज अगर आप देखिए, जब ये सब आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा और ये, तो आपका पर एकड़ या पर एरिया जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो स्वाभाविक है अगर प्रोडक्टिविटी उसी में बढ़ी तो आपकी इनपुट कास्ट कम होगी। तो जो हम कहते हैं आय दोगुनी होगी, हम कभी कभी उसका अध्ययन सापेक्ष नहीं करते, निरपेक्ष करते हैं। सापेक्ष करने का मतलब है कि हम कल 50 रुपए लगाते थे और 100 रुपए कमा रहे हैं, तो हमारा नेट आय कितनी हुई? 100 हुई। लेकिन कल हम अगर 50 ही लगाएंगे और हमारी 150 रुपए आय हो गई, तो टोटल तो 50 ही बढ़ी, लेकिन नेट वो 100 बढ़ गए। यानी आप दोनों मोर्चों पर लगातार कार्य करें। और ये जो कृषि बिल आए हैं, फॉर्म बिल आए हैं, इन फॉर्म बिल में देखिए आप जान लीजिए कि किसान के लिए आज का समय ठीक वही है जो 1990 के दशक में लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का था। किसान डरे नहीं, क्योंकि सरकार हर स्थिति में और हर स्तर पे किसान के साथ है और किसान कंपीट करे, प्रतियोगिता करे, समृद्ध बने और देश को समृद्ध बनाए। देवेश जी, उत्तर प्रदेश में जब हम बात करते हैं तमाम खरीद की, तो किन उपज पर जो जीन्स हैं उन पर MSP जारी है? और एक सवाल और है कि क्या जो खरीद कम हुई है या ज्यादा हुई है, और खरीद को लेकर के सरकार किस तरह का ध्यान रख रही है? देखिए, ऐसा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तो 23 जिन्सों पे होता है जी, लेकिन मुख्य रूप से जो खरीद होती है बहुत सारे जिन्सों में तो जो मार्केट रेट होता है वो MSP से ऊपर होता है, तो वो किसान उसको बाजार में बेचना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जो हमारे मुख्य जिन्स हैं, जैसे गेहूं है या धान है या जैसे मूंगफली है और जो है, इस तरह की जिन्स ऐसे होते हैं जिसमें MSP पे खरीद आवश्यक होती है। तो राज्य सरकार का पूरा ध्यान इस पे है। आप देखिए, कोरोना काल जब चल रहा था, जब हार्वेस्टिंग शुरू हुई थी, तभी कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ था और उस वक्त फसल लगभग जो कटने की स्थिति में आ गई थी, कटने शुरू हो गई थी। लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने सारे क्रय केंद्र खोले और खोलते हुए उन्होंने करीब 37 लाख जो टन जो था जो है खरीद की रबी में गेहूं की। इसके अलावा हम लोगों ने दलहन की भी खरीद जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष रूप से और क्षेत्रों में की। अब जो धान की खरीद आरंभ हुई है, तो इसमें भी इस बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि इसमें कोई मिनिमम लक्ष्य नहीं है, जितनी खरीद हो सके खरीदिए। पहले 3000 हमारे पास क्रय केंद्र थे, इस बार आज की तिथि पे 4300 क्रय केंद्र है और खरीद जो है पिछले साल से अगर इस समय तक देखें तो लगभग 20 से 25% ज्यादा हो चुकी है और लगातार चल रही है। ये अवश्य है कि कुछ लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, लेकिन पूरा मूल्य जो है MSP का मिलता है। और हम लोग को लगातार जिलाधिकारियों को निर्देश है कि कहीं भी अगर कोई ढिलाई होती है तो एक तो है शिकायत कोई भी कृषक कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन है, जिले की भी एक हेल्पलाइन है, उस पर कर सकते हैं और उस पर एक्शन भी हुए हैं। बहुत सारे ग्राम स्तरीय कर्मचारियों को आज मैं देख रहा था कई जगहों पर निलंबन किया गया है, FIR भी की गई है और उद्देश्य यही है कि सारे जो भी इच्छुक कृषक लोग हैं वो अपना धान पूरी तरह बेच सके और मूंगफली की भी हम लोग खरीद बुंदेलखंड में कर रहे हैं। देखिए देवेश जी, जो बात कह रहे हैं उसको किसान गंभीरता से सुने। इसका मतलब सरकार आपके साथ खड़ी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं सरकार आपके साथ नहीं है,
तो देवेश जी की जो बात है, चूंकि कृषि विभाग पूरा देख रहे हैं, इसको गंभीरता से सुने कि सरकार आपके साथ है, आपको विचलित होने या परेशान होने की जरूरत नहीं। रईस जी, गांव में एक कहावत कही जाती थी कि उत्तम खेती मध्यम बान, निकिष्ट चाकरी भीख निदान। उस दिशा में क्या बढ़ पा रहे हैं हम? बिल्कुल उत्तम हो खेती, मतलब जो खेती कर रहा है किसान है वो उत्तम हो। बिल्कुल। अब देखिए, अगर आप सारे क्षेत्रों में परंपराओं को तोड़ रहे हैं, अब परंपरागत पढ़ाई नहीं रह गई, ठीक है ना, आज हम वोकेशनल टेक्नोलॉजिकल सब में जा रहे हैं, परंपरागत व्यवसाय नहीं रह गया, हम ई मार्केटिंग ई कॉमर्स पे आ गए हैं। तो खेती को आप उसी परंपरागत ढांचे में क्यों बनाए रखना चाहते हैं या उसी चश्मे के अंदर क्यों देखना चाहते हैं? उत्तम खेती का मतलब क्या होगा कि भी सरकार जिस तरह से सोच रही है कि किसान हमारा प्रतियोगी बने, किसान हमारा समृद्ध बने, किसान हमारा आधुनिक बने, इसके लिए किसान हमारा आधुनिक वित्तीय संस्थाओं से जुड़े, किसान हमारा आधुनिक बाजार से जुड़े, किसान अपना प्रोडक्ट ठीक उसी प्रकार से बेचे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक उदाहरण दिया किसानों को संबोधित करते समय कि अगर भाई कोई स्कूटर बनाता है या कोई कमोडिटी बनाता है, तब तो हम उससे नहीं कहते हैं कि ये स्कूटर आप फला जगह की बाजार में ही बेचोगे, तो हम किसानों को ये बाध्य क्यों करेंगे कि आप फला बाजार में बेचोगे, उसको मुक्त छोड़ दीजिए। तो वो उत्तम खेती तभी हो पाएगी जब किसान ज्ञान आधारित कृषि करेगा, जब किसान मल्टी क्रॉपिंग को अपनाएगा, जब किसान फूड प्रोसेसिंग को किसी संस्था के साथ मिलकर चलेगा। अदरवाइज आधे से ज्यादा अनाज हमारा खराब हो जाता। तो उत्तम खेती का सदुपयोग होना चाहिए, जितना उत्पादन आप कर रहे हो और श्रेष्ठ मूल्य मिलना चाहिए आप जितना उत्पादन कर रहे हो। गांव में जो कृषि है, किसान है देवेश जी, दोनों मुख्य धारा में है, क्योंकि बिना गांव को खड़ा किए तो आप किसी देश या प्रदेश के आप नहीं कामना नहीं कर सकते कि पूरा देश खड़ा है, ये आगे प्रगति कर रहा है। जीडीपी लगातार गिरी है कृषि की। क्या हम ऐसी परिस्थितियों में पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जिसकी बात आपने कहा कि ये नीतियां हैं हमारी, क्या हम इस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि गांव, युवा, किसान और कृषि की जीडीपी बढ़ाने में उत्तर प्रदेश की नीतियां, सरकार सहायक होगी? हाँ, देखिए, ये जो जीडीपी की आपने बात की, देखिए मुख्य, और हम उसको जोड़ते हैं किसानों की आय से जी। सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है कि जो जिस जिन्स पे या जिस प्रोडक्ट पे सबसे अच्छा प्राइस मिल रहा हो देश में विदेश में, वो हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन आवश्यक है। डाइवर्सिफिकेशन मुख्य रूप से हम लोग जाते हैं तो औद्यानिकरण की फसलों पे या कृषि में भी ऐसी फसलों पे जिनमें हमारे पास, जैसे आजकल बात हो रही है कि हम लोग तिलहन की फसलों को बढ़ाएं। पहले दलहन की फसलों को बढ़ाया, हम लोग 16 मिलियन टन देश में थे, उसके 24 मिलियन 25 मिलियन पहुंच गए, हमारे इंपोर्ट दाल का खत्म हो गया। ऐसे ही तिलहन में भी हमारा यही प्रयास है, अब जो मिशन चल रहा है, ऐसी औद्यानिकरण फसल में। लेकिन जब हम ये प्रोड्यूस करेंगे तो उसका जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगा, तब उसका वैल्यू एडिशन कैसे होगा? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से और कोल्ड चेन से। तो जो भी जो हमारा जो कृषि सुधार भी है, उसका सबसे महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए किसी ने किसी जगह पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई, पहले उसको जो खरीदना था रॉ मटेरियल, उसको मंडी के माध्यम से खरीदना पड़ता था, तरह तरह के कागज बनाने पड़ते थे, मंडी के माध्यम से किसानों को भी लेना। अब वो सीधे कृषकों से खरीद सकता है और अपने तो एक तरह से कृषकों को भी लाभ कि अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन में लॉस बहुत होता है, खासतौर पर औद्यानिकरण फसलों में। उठा के लाए अपने गाँव से, पहले ले आए मंडी में, रखा नीचे, उस पे लॉस, फिर किसी और पे चढ़ाया, फिर कहीं चला गया, तो वो जो लॉस था वो 20 से 30% हो जाता था। और गर्मी के दिनों में तो और लॉस हो जाता था वेटिंग, और अगर वेट करना पड़ा बेचने में तो लॉस था। अब फार्म गेट से खरीदा, सीधे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ले गए या सीधे मार्केट में कोल्ड चेन के माध्यम से, जहां मार्केट है वहां ले गए। तो ये जब सिस्टम होगा, जो वैल्यू एडिशन होगा, उससे किसान की आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा और जीडीपी में कृषि और उसके जो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री का अपने आप ही योगदान बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा। एक सवाल और रईस जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा जब किसानों को संबोधित कर रहे थे कि हम कृषि कानून पहले लाए और एमएसपी पर हमारी खरीद आज भी जारी है और उसको लगातार जारी रखें। फिर ये शंका, भ्रम किसानों को क्यों है? ये राजनीतिक से सवाल है और आपसे हाँ, नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसके आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 14 में सरकार बनने से पहले गेहूं पर एमएसपी कितना था? 1400 रुपए, अब 1975 रुपए दे रही है। धान पे 1310 था, 1870 दे रही है। ज्वार पर जो है 1520 था, 2460 दे रही है। यहाँ तक कि आप देखिए मूंग की दाल पे 4500 रुपए था, 7200 दे रही। यानी 500 से लेकर 3000 तक अगर आपने बढ़ाया, टोटल पहले खरीद जो थी 5 साल में वो कितनी थी, अब आप देख लिए कितनी है। तो जब प्रधानमंत्री जी का कहना है कानून बनने के बाद भी एपीएमसी जारी है, ठीक है, एमएसपी जारी है,
आपकी खरीद लगातार बढ़ रही है, आपको नगद भुगतान पहले के मुकाबले ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो लोग वो हैं जिनको अब खतरा पैदा हो रहा है कि सरकार इतना कर रही है और किसान उस विश्वास में अगर चलते रहे तो उनके लिए स्पेस खत्म हो जाएगा, तो वो वास्तव में अब मुंह चला रहे हैं जिन्होंने पहले काम के लिए हाथ नहीं चलाए थे। तो ये संकट है, इसलिए किसानों को गलत। अच्छा, किसान हमारे यहाँ का सरल है, वो कानूनों से कोई मतलब नहीं बहुत ज्यादा रखता, क्या कानून बना क्या आया, वो जमीन पे देखता है, या किसी ने उसको बता दिया तो उसे लगता है ये हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। हाँ, बिल्कुल। तो प्रतिपक्ष जो है इस समय उसका सबसे बड़ा हितैषी बनकर भीतरघात कर रहा है, कांसी पेरेसी कर रहा है। ये न केवल किसान को बल्कि देश को गुमराह कर रहा है। बिल्कुल। देवेश जी, 2-3 सवाल आपसे हैं जुड़े हुए। एक तो एफपीओ क्या चेंज ओवर ला पाएगा? दूसरा, एक और बड़ी समस्या जिसकी बात रहीश जी कर रहे थे कि जानकारी का अभाव किसानों को है, किस तरह की अवेयरनेस हो और इन तक किसान क्या योजना है उसकी जानकारी पहुंचे, इस तरीके का काम चल रहा है। एफपीओ पर फोकस ज्यादा है हमारा। देखिए, ऐसा है कि एफपीओ की जो नीति केंद्र सरकार लाई और राज्य सरकार भी उसके समर्थन में एक नीति लाई, ये बहुत महत्वपूर्ण एक कदम है। और जहां जहां ये कृषि उत्पादन संगठन बन के सक्रिय हुए हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी महाराजगंज में एक कृषि उत्पादन संगठन था, इन्होंने एमओयू किया गुजरात की एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, और वहां से शकरकंदी भेजना शुरू कर रहे हैं, और उनको स्थानीय स्तर पे 20 रुपए किलो मिलता था, उस कॉन्ट्रैक्ट से 25 रुपए किलो मिल रहा है। इसी प्रकार कृषि उत्पादन संगठन काफी कुछ जो है हम लोग के मेडिसिनल प्लांट्स में आ गए हैं। कई कृषि उत्पादन संगठन अपना गेहूं का और धान का क्रय केंद्र खोल रहे हैं और अपने किसानों को वो जो है खुद खरीद के और एफसीआई को दे रहे हैं। तो ये कृषि उत्पादन संगठन की जो नीति है, अगर किसान, हम लोग की राज्य की नीति है कि इस वर्ष कम से कम एक एफपीओ हर ब्लॉक में हो, और उसके बाद हर वर्ष एक एफपीओ हर ब्लॉक में बढ़ता जाए, और उस हर एफपीओ में 1000 से कम से कम किसान जुड़े। और जब ये इकोनॉमी ऑफ स्केल्स होंगे तो हमारे एक्सटेंशन का काम बहुत अच्छा होगा, मार्केट बहुत अच्छा होगा, और वो जो मार्केट जो होगा और ऐसी चीजों का होगा जो वास्तव में नीड है। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर बनेगी और बन भी रही है जहां चल रहा है। दूसरा जो आपने वहां कहा कि कैसे जानकारी दे, तो ये आउटरीच कार्यक्रम हम लोग क्या बहुत तेजी से चल रहे हैं। मुख्य रूप से हम लोग टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि अब थोड़ा कोरोना में कोविड में काफी कमी आई है, तो हम लोग अब कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जैसे आज किसान दिवस पे हम लोगों ने प्रत्येक जनपद में कार्यक्रम किया। इसके बाद 25 दिसंबर को जो एक सुशासन दिवस है, उस पर हम लोग एक आउटरीच कार्यक्रम ब्लॉकों में, विकास खंडों में कराएंगे, और उसको जनवरी, फरवरी, मार्च में भी हम ग्राम स्तर तक ले जाएंगे। पर्पज यही है कि हम जो नीतियां हैं उसके बारे में बताएं, जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी दें, और साथ ही साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है कि जो सफलता की कहानियां हैं, चाहे वो कृषि उत्पादन संगठनों की हो, चाहे वो प्रगतिशील किसानों की हो, उनके बीच ले जाएं, उनको उनसे बुलवाएं। बिल्कुल। जब वो बोलते हैं तो हमारे और कृषक भाई बहन ज्यादा सुनते हैं और उसको उसको अपनाते भी हैं। वो इस स्ट्रैटेजी से हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुल इतना ही समय था। डॉक्टर रहीश सिंह जी, डॉक्टर देवेश जी, दोनों लोग बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं सरकार में। जाहिर है कि किसान ये चीज गंभीरता से समझे कि सरकार, एक बात और राजनीतिक बात करते हुए चले कि किसान 50% वोटर है। कोई भी सरकार किसान को इग्नोर करके नहीं चल सकती, इसलिए किसान शंका मन से निकालें, और सरकार भी जानती है कि जो योजनाएं बनाएगी वो किसानों के साथ खड़ी होगी, चाहे जैसे खड़ी हो। हम चौधरी चरण सिंह जी को पुनः विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ये सोच कर देते हैं कि आने वाला किसान सशक्त भारत का निर्माता बनेगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार।